हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले तक हमारे जो लेक्चर में अनुच्छेद 11 तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अनुच्छेद 12 से आगे पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वह है भाग 3। और भाग 3 के अंतर्गत जो मुख्य रूप से अनुच्छेद देखने मिलेगा वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है, जो भाग 3 के अंतर्गत है, जिसका संबंध है आपका मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो यहाँ से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन के आता है कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 12 से लेकर 35 तक। और यह पूरा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो चलो आगे देखते हैं। हम यदि बात करें मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करें। तो मौलिक अधिकार का हम बात करते हैं, तो आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। तो जीवन जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिसे भारत सरकार या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं छीना जा सकता है। आगे हम बात करें, तो भारत में मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करें, तो फ्रांसीसी भाषा में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ लागू किया था, ब्रिटेन में। और हम आगे बात करें, मैग्ना कार्टा का मुख्य अर्थ क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे, तो जनता को दिए जाने वाला अधिकार ही मैग्ना कार्टा कहलाता है। और मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो फ्रांसीस भाषा का एक शब्द है, लेकिन इसे लागू सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो ब्रिटेन में लागू किया गया था। और पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है जनता को दिए जाने वाला अधिकार ही क्या कहलाता है, आपका मैग्ना कार्टा कहलाता है। आगे हम बात करें मौलिक अधिकार के संबंध में, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपको टिक लगाना है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। आगे हम बात करें, जो हमारा मौलिक अधिकार है वह निलंबित कैसे हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे मुख्य रूप से, तो अनुच्छेद 52 के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, केवल आपातकाल की स्थिति में। जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस समय मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, तो 352 के तहत। कब कर सकता है, तो आपातकाल की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार पर, मुख्य रूप से मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल है संसद को। लेकिन संसद तभी प्रतिबंध लगाएगा जब जो अधिकार समाज के लिए नुकसानदायक यदि साबित होता है, तो ऐसे मौलिक अधिकार को संसद जो है वो प्रतिबंधित कर सकता है। तो यहाँ से देखो दो क्वेश्चन बनता है। अगर निलंबित कौन कर सकता है मौलिक अधिकार को, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद के द्वारा। कब लगा सकता है, तो आप बताएंगे अगर कोई अधिकार समाज के लिए, हमारे समाज के लिए यदि नुकसानदायक साबित होता है, तो उस स्थिति में संसद मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। तो निलंबित और प्रतिबंधित आपको समझ में आ चुका होगा मौलिक अधिकार के संबंध में। आगे यदि एक क्वेश्चन एक आता है आपका कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षक के रूप में कौन काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है लाइन, कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। जिस आधार पर हम बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। और कौन कौन सा न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार का हनन होने पर, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जगह हम जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होने पर मुख्य रूप से रक्षक का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है।
और मुख्य रूप से हम बात करें तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ तक आपको इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार का एक सामान्य परिचय देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, रक्षक कौन है, इस प्रकार से हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद इसमें आपको देखने मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 12 कि अनुच्छेद 12 में किस चीज की चर्चा की गई है। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो मौलिक अधिकार है इसकी परिभाषा मुख्य रूप से दी गई है। तो मौलिक अधिकार की परिभाषा, और इसी में ही हम बात करेंगे राज्य शब्द की परिभाषा भी दिया गया है। तो दो चीज याद रखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषा दिया गया है, और राज्य क्या होता है इसकी भी परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमें देखने मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि इसमें मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है, और इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार होंगे जिसे कभी भी छीना नहीं जा सकता होगा। तो ऐसा अधिकार जिसे कभी छीना नहीं जा सकता वह मूल अधिकार कहलाता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 12 के तहत। और इसी अनुच्छेद में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी संस्थाएं शामिल होती है जो जनता के लिए कानून बना सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि राज्य किसे कहते हैं, तो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं भारत देश के अंतर्गत वो सब को हम राज्य शब्द से परिभाषित करते हैं, और राज्य ही जनता के लिए क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे ये विद्युत विभाग हो गया या अन्य विभाग का हम बात करते हैं जो सरकार के अधीन रहकर वह संस्था काम कर रहा है, तो वो सब राज्य कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, राज्य आपको समझ में आ चुका होगा राज्य किसे कहते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती है वो सब राज्य कहलाता है। आगे हम देखते हैं राज्य कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीना जा सकता हो। तो ये अनुच्छेद 12 में इन सभी चीजों की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, तो मूल अधिकारों की परिभाषा मुख्य रूप से देखने मिलता है। दूसरा, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य जो होता है सरकारी संस्थाओं को राज्य कहा जाता है, और राज्य कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार छीना जा रहा हो। तो इस चीज को ध्यान में रख के कोई भी राज्य कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 12 के बारे में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 13 के संबंध में। तो अनुच्छेद 13 में आपको दो शब्द देखने मिलेगा, जिसमें एक को हम बोलते हैं अल्पीकरण मुख्य रूप से, और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं असंगत। तो ये जो दोनों शब्द है अल्पीकरण और असंगत, इसको किस में दर्शाया गया, तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। यह दोनों क्या होता है ध्यान से देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि अल्पीकरण अर्थात हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ या परेशानी हो तो असंगत की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत। तो यहाँ पर हमें दो शब्द देखने मिला। पहला आपको क्या देखना है, अल्पीकरण, और दूसरा जो शब्द है असंगत। तो इनका उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 में किया गया है, और आपको अनुच्छेद 13 समझ में आ चुका होगा। यदि आप इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा है कि अल्पीकरण अर्थात यदि हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ या परेशानी होती है तो असंगत की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। और मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार केवल किसको प्राप्त है, तो संसद कानून बनाकर छीन सकता है। मुख्य रूप से ये याद रखना है। आया बात समझ में। चलो आगे देखते हैं अनुच्छेद 13 के बाद नेक्स्ट जो हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13 के संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 से पहले बने सभी कानून आवश्यक लागू होंगे, परंतु यह कानून मूल अधिकार का हनन ना करता हो। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 13 में इस बात की भी चर्चा है
कि 26 जनवरी 1950 से पहले के सभी कानून लागू होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं तो देख सकते हैं, जैसे आईपीसी की जो धारा है या पर्सनल लॉ है, ये सब चीज़ जो आपका ध्यान में रखेंगे हमारे आज़ादी के पहले का है या हमारे संविधान लागू होने के पहले का है। तो ये सब भी कानून लागू होंगे, लेकिन ये कानून यदि मौलिक अधिकार को हनन करते होंगे तो लागू नहीं हो सकते। लेकिन मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर रहे हैं तो जरूर ये लागू होंगे, ऐसा अनुच्छेद 13 में बताया गया है। और आगे हम बात करते हैं, मुख्य रूप से अपन देखें तो सरकार ऐसा कभी कानून वर्तमान में नहीं बना सकता जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। तो ये भी चर्चा अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो अनुच्छेद 13 को हम ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 13 में लाइन से हम देखते हैं क्या क्या बातों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13 में सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य रूप से अल्पीकरण और असंगत के बारे में बताया गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ होता है तो हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। दूसरा चीज हम यहां देखते हैं मुख्य रूप से कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई कानून लागू है तो इसको हम लागू कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार का हनन ना करता हो। जैसे कि उदाहरण में आपको क्या बताना, आईपीसी की धारा या जो पर्सनल लॉ है ये पहले का है। इसके अलावा हम बात करें, सरकार ऐसा कभी भी कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, दोनों ही आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार और राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है, और अनुच्छेद 13 में जो आपको दो शब्द अल्पीकरण, असंगत, ये सब के बारे में है, और संविधान के लागू होने से पहले जो कानून था उनके बारे में चर्चा किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्तमान में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए, 6 प्रकार का अधिकार हमें प्राप्त है। तो उन 6 अधिकार को में से आज हम पढ़ेंगे जो पहला अधिकार है, जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है बता दीजिए। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि समानता का अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 के अंतर्गत। भाग 3 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो अनुच्छेद हैं जिसमें समानता के अधिकार को बताया गया है। तो इन एक एक अनुच्छेदों को हम चर्चा करेंगे, जिसके बाद हमारा समानता का जो अधिकार है वह टॉपिक खत्म होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे वो रहेगा हमारा अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम 2 चीज समझेंगे। जैसे सबसे पहला चीज है आपका विधि के समक्ष समानता। यह अनुच्छेद 14 में उल्लेखित एक शब्द है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए बराबर या समान है। यह इस शब्द का अर्थ होता है, विधि के समक्ष समानता। और यह जो लाइन है यह ब्रिटेन से लिया गया है। समझ आ रहा है। तो ये जो प्रावधान है विधि के समक्ष समानता, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के देश के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 में ही हम देखेंगे जो है हमारा विधियों का समान संरक्षण, अर्थात अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाना, इसे कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। और यह जो लाइन है या यह जो प्रावधान है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 14 क्या है ध्यान से बताइए। तो इसमें 2 शब्द या 2 लाइन आपको याद रखना है। पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। यह नियम है समानता के अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 14 में लिखा है। लेकिन हम बात करें आगे तो ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति और भारत के जो हर एक राज्यों के राज्यपाल पर लागू नहीं होता। जब तक ये अपने पद पर आसीन है तब तक ये लाइन इन पर लागू नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो इन पर लागू नहीं होता। तो इतने चीज आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 सबको याद रहेगा। क्या क्या बताया गया इसमें अनुच्छेद 14 में, तो विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से शब्द लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण
जो अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है? तो कानून सबके लिए बराबर होगा भारत देश के अंतर्गत। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाया जाएगा भारत के अंतर्गत, और यह लाइन अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और विधि के समक्ष समानता किन दो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा देश के अंदर? तो आपको बताना है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर। ठीक है। चलो आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में देखो क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति, जो सरकार है वो कोई भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति निम्न 5 आधारों पर उन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति पर क्या नहीं किया जा सकता? तो भेदभाव नहीं कर सकते, जिसका आधार क्या होगा? तो जैसे हम बात करें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वंश के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और 5वां जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 15 के तहत क्या बताया गया है कि भारत के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होंगे उन पर हम कोई भी सरकार की जो संस्था है वो भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी चीज को लेकर, और वह किस किस आधार पर नहीं कर सकता। तो 5 विषय आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है। लेकिन हम बात करें आगे, तो सरकार जो है धनात्मक आधार पर भेदभाव कर सकता है, अर्थात सरकार समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण भी दे सकता है। तो ये जो आपको शब्द दिख रहा आरक्षण, ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उल्लेखित है मुख्य रूप से, कि समाज में हम आरक्षण, उनको समाजों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि आरक्षण को एक प्रकार का धनात्मक आधार बताया गया है। तो धनात्मक आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और आरक्षण को धनात्मक आधार पर आरक्षण भेदभाव माना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 15, सबको क्लियर हो चुका होगा। तो अनुच्छेद 15 में देखो क्या क्या याद रखना है। तो किसी भी व्यक्तियों पर भेदभाव नहीं होगा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, जो आप देख सकते हैं 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कभी भेदभाव नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 तक क्लियर होगा सबको। अनुच्छेद 15 के बाद करते हैं हम अनुच्छेद 16 के बारे में। ठीक है। चलो अनुच्छेद 16 का हम बात करें तो इसमें बताया गया अनुच्छेद 16 का जो धारा 1 है, इसमें लिखा है अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 की धारा 1 के तहत दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16 का जो धारा 2 है, इसमें लिखा है कि मुख्य रूप से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्र नहीं घोषित कर सकता और न ही भेदभाव कर सकता है अनुच्छेद 16 के तहत। तो अनुच्छेद 16 का संबंध यदि क्वेश्चन सबसे तो ये लाइन आपको पूछा जाता है कि अवसर की समानता जो शब्द है यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया। चलो अनुच्छेद 16 के बाद हम आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 17 के बारे में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने मिलता है, और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति व धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने पर यह दंडनीय अपराध होगा, ऐसा इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत पर अंत किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। चलो अनुच्छेद 17 के बाद हमारा जो अंतिम अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है। चलो अनुच्छेद 18 में मुख्य रूप से उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि इस अनुच्छेद में हम बात करें,
इस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि उपाधियों का अंत क्यों किया गया, इसका एक रीजन भी है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ न बताया जा सके, इसलिए हम अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किए हैं। पहले समय में जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि या अन्य बहुत सी प्रकार की उपाधि अगर धारण करते थे जो ये बताता था कि वो दूसरे से श्रेष्ठ है, तो उसी चीज को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 18 का निर्माण किया गया, जिसमें जितने भी उपाधि पहले धारण करते थे उन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ताकि किसी के बीच भेदभाव न हो श्रेष्ठता की दृष्टि से। तो हर व्यक्ति समान है, कोई व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ कोई व्यक्ति कम श्रेष्ठ ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन हम ध्यान देंगे कि भारत के अंतर्गत शिक्षा और सैन्य उपाधि हम धारण कर सकते हैं। यदि शिक्षा से संबंधित आप उपाधि धारण करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं, और सैन्य संबंधी यदि उपाधि देखते हैं तो वो भी धारण किया जा सकता है। तो कौन कौन सी उपाधि धारण कर सकते हैं, तो सैन्य और शिक्षा से संबंधित उपाधि हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम चर्चा करते हैं। अगर विदेशों से यदि किसी व्यक्ति को विदेशों में उपाधि ग्रहण करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। इस बात को भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 18 में यह भी लाइन उल्लेखित है कि विदेशों से हमें यदि कोई उपाधि मिल रहा है तो पहले किससे अनुमति लेना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति का परमिशन लेंगे, उसके बाद ही हम इसका उपाधि ग्रहण कर सकते हैं विदेशों से। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद। मुख्य रूप से समानता का जो अधिकार था वह अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक का है, तो अनुच्छेद 18 तक। तो यह अनुच्छेद हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि किसमें क्या क्या उल्लेखित है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें कुछ जानकारी हमारे एकेडमी के बारे में, हमारी संस्था के बारे में। तो हमारी संस्था कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा, जिसके द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है, जिसमें रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम इन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई जाती है, जिसमें आपको सभी विषयों के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है और जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसका आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप घर बैठे आगामी सभी परीक्षाओं का तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर हमें संपर्क करें, कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है। प्रति माह मात्र 400 रुपये देकर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसी टॉपिक का पीडीएफ दिया जाता है, उसी टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है और उसी टॉपिक का ही वीडियो दिया जाता है। तो आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है तो इस टेस्ट सीरीज को आवश्यक ज्वाइन करें, चाहे आप कहीं से भी आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे कोचिंग संस्था के आसपास निवास करते हैं, हमारी कोचिंग संस्था दल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में है, जिसमें हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, जिसमें हम सभी विद्यार्थियों को क्लास में बैठाकर विभिन्न एग्जामों की तैयारी कराते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम इन सभी एग्जामों की तैयारी एकदम कम से कम शुल्क में कराते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लास का जो पहला बैच चलता है जो सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक है, और द्वितीय पाली का जो समय है वो आपका 11 बजे से 2 बजे तक है। आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।